चलो हम लोग शुरू हो जाते हैं। सवेरे मारो 6 बजे आकर के, 6 बजे। देखो कल हुआ क्या है, कल भारत का पहला इच्छा मृत्यु का एक बिल नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कल। आप लोग पेपर पढ़े होंगे तो पता चला होगा, नहीं पता चला होगा है ना। एक लड़का थे अरुणा सांगवान है ना, जिसको हाँ सॉरी, लड़का था हरीश राणा है ना, जो 32 साल के एज में जिसे इच्छा मृत्यु के लिए बोला गया। इच्छा मृत्यु क्या होता है पहले समझ लो तुम लोग, है ना। हाँ, अपने मन से मृत्यु को प्राप्त। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है बहुत दिन से बेड पर पड़ा हुआ है ना, 30 साल से 40 साल से, तो अब उसका जिंदगी तो कष्ट ही है। जैसे कोई लकवाग्रस्त, वैसे व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ होगा, तो इसीलिए उसके लिए कोर्ट में होता क्या है कि इच्छा मृत्यु का एक है ना याचिका दायर की जाती है। याचिका माने पिटीशन डाला जाता है, और वो एप्लीकेशन डाला जाता है कि है ना कि हमको अब मृत्यु दे दिया जाए, और उसके मृत्यु के लिए कोई ऐसा पॉइजन या फिर और भी कुछ तो सरल मृत्यु है ना, जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो जाना। लेकिन ये पहले कभी नियम पारित नहीं हुआ था, ये कल का पहला एक घटना है जो नियम पारित हुआ। इसके पहले एक घटना और थी है ना, अरुणा सांगवान की। अरुणा सांगवान एक नर्स थी, और वो नर्स थी और उनका क्या हुआ था कि शायद 20 वर्ष या 21 वर्ष की उम्र में कुछ लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद है ना उनकी कुछ ऐसी हालत हो गई, उनका दिमाग और आंख जो है काम करना बंद कर दिया, मतलब लकवाग्रस्त हो गए। लेकिन नर्स थी तो जिस हॉस्पिटल में थी, सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहीं पर उनको भर्ती कर दिया गया, और वो लगभग बहुत सालों तक, मतलब 42 साल तक वो रही। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, बेडे पे 42 साल तक बेड पर रही, और 21 वर्ष की उम्र में से उनकी मतलब लगभग बोल सकते हो कि 63 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। अब बात यह है कि अरुणा सांगवान को क्यों नहीं दिया गया था इच्छा मृत्यु का। तो ऐसा बोला जाता है स्टार्टिंग में, शुरू में हमारे देश में क्या है कि हर एक, तुम लोग पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स में, कि हम व्यक्ति को संपत्ति समझते हैं है ना, धरोहर समझते हैं, और उनकी इच्छा मृत्यु का प्रमाण देना हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ है। बस हमारी आर्टिकल की बात करें तो 21 के खिलाफ है। तो कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। तो लेकिन फिर भी एक क्या होता है कि जो दर्द से जूझ रहा है, हर एक दिन का दर्द, हर एक दिन की प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारा मूवी बन चुका है, सीरीज बन चुका है, जिससे इच्छा मृत्यु के लिए पिटीशन डाला गया है। तो पहला बार डाला गया था अरुणा सांगवान के संदर्भ में, पिटीशन डलाया था 2009 में, पहला पिटीशन डलाया था कि अरुणा सांगवान को क्या किया जाए, इच्छा मृत्यु दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उनको इच्छा मृत्यु नहीं दिया। बस भाई, इच्छा मृत्यु नहीं देने का रीजन ये था कि आर्टिकल 21 धारा 21 का उल्लंघन हो जाना। बस भाई, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाना। देखो बोला जाता है कि आर्टिकल 21 जो है लिविंग विल है। हाँ देखो, यही चीज बार बार आ जाता है। 21 कहता है कि है ना आज़ादी, तो हम अपने खुद से मर भी सकते हैं। लेकिन बोला नहीं, इस पर एक और केस आ गया, तो बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप इस देश को वैसे धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, है ना, मैन पावर के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप आत्महत्या कर लेंगे। बस भाई, बहुत सारे लोग करते हैं ना आत्महत्या, और उसका केस क्लोज हो जाता है। तो आत्महत्या के बाद फिर देखा जाता है कि आत्महत्या क्यों किया, देखता है ना, उसके पीछे खोज करता है ना कि इसने व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों किया तो काहे किया, वजह क्या था। और जो वजह निकल के आता है, फिर उस वजह को खोज करके फिर सॉल्यूशन ढूंढता है। कहानी तो ही चलती है, बस हमारी है ना। तो इसे बोला गया कि आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। फिर बहुत दिनों बाद 2009 में पहला पिटीशन हुआ था, तो उनको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई। फिर 2011 में पिटीशन हुआ, उनको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई। फिर 13 में भी एक पिटीशन डाला गया, फिर इच्छा मृत्यु नहीं हुई। फिर लास्ट में उनकी 2015 में मौत हो जाती है। पहला केस तो ये है ना, अरुणा सांगवान का, क्लियर। दूसरा केस है आपका, हरीश नाम है उनका, जो कल इच्छा मृत्यु दिया गया है।
है ना। हाँ हाँ हाँ, कल परसों सुप्रीम कोर्ट, हाँ, उनका नाम है हरीश राणा। है, हरीश राणा भी 32 वर्ष की उम्र में, जब 16 वर्ष की उम्र में थे तो उनको लकवा ग्रस्त हो गए थे, और 32 वर्ष की उम्र में, कल 32 वर्ष की उम्र में इनको इच्छा मृत्यु दिया गया। मतलब बोल सकते हो कि 16 वर्ष वो बेड पर रहे। देखो चीजें क्या होती है, मारा गया नहीं, मतलब जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लो कि जैसे एक चीज सुन लो पहले। अब तुम मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग, अब मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक लकवा ग्रस्त हो गया, मान लो कोमा में चला गया, फिर लकवा ग्रस्त चला गया। अब उसके लिए तुम पैसे खर्च करोगे तो तुम्हारा एक फैमिली का जान बचाने के चक्कर में आपकी 5 फैमिली प्रॉब्लम में आ रही है। चीजें ये भी हो सकती है, बस हमारी है। लेकिन आप चाहते नहीं हो छोड़ना। ऐसा थोड़ी कि कोई व्यक्ति चाहे कि हमारा बेटा मर जाए या फिर कोई हमारा भाई मर जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी क्या है, मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको खत्म चाहते तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। एक सिचुएशन आ जाता है, ये सिचुएशन आता है तब तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वरना आत्महत्या क्यों करे जब उनके कंट्रोल में रहेगा तो टेंशन क्यों होता है। टेंशन तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग को घर किया, तब तो तुमने आत्महत्या किया है। तो हमारे परिवार में मान लो कि 8 फैमिली का परिवार है, और उसमें एक लकवा ग्रस्त हो गया, फिर और कुछ हो गया, और उसमें हर मंथ, है ना, 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च किए करने का प्रॉब्लम है। और हमारे घर में मान लो कमाने वाला एक ही है या फिर 2 है, मान लो 2 भी है, माता पिता दोनों कमा रहे हैं और दोनों मिलाकर के लाख रुपया कमा रहे हैं, तो 60 हज़ार अगर उधर जा रहा है तो 40 हज़ार भरण पोषण 8 परिवार का, 9 परिवार का मुश्किल है। अगर उनको भी दर्द हो रहा है, देखो दूसरा कंडीशन ये भी है, पहला कंडीशन तो ये भी है कि हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब वो व्यक्ति दर्द में है और वो उसको कितना दर्द हो रहा है तुम समझ सकते हो। तुम्हारा एक हाथ हल्का सा कट मारते हैं तो कितना दर्द होता है, और हर दिन सुई, हर दिन दवाई, हर दिन वो MRI वगैरह वगैरह जो भी है मेडिकल, है ना, ट्रीटमेंट, बस भाई उनको भी दर्द, और वो दर्द तुमसे भी नहीं देखा जा रहा है। तुम भी वहां पर रहोगे, तुम भी फैमिली हो ना, तुम भी भाई हो, तुम भी बहन हो, तो तुमसे भी देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा है। और डॉक्टर ने बोल रखा है कि इनका चांसेस बहुत कम मात्रा में है। तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल सकते, बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हुई थी, ऐसा नहीं था, बहुत पहले से बहुत सारी याचिकाएं जो है पड़ी हुई थी। उसको बोलने के मूवी बन चुकी है बहुत सारी, पर सीरीज सब बन चुका है, लेकिन वो सब पिटीशन पहला ये मामला है भारत, ऐसे विदेश में बहुत सारे हो चुके हैं, बस भाई विदेश में भी बहुत सारे हो चुके हैं। पहला तो कारण है हमारे देश का फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल लास्ट में उठाकर देख लो तब पर भी वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सबसे बड़ा महत्व रखता है, हर दिन का वो ट्रीटमेंट। बस मारिए कुछ ऐसा रोग हो जाए जो हर दिन दर्द दे, हर दिन दर्द दे। जैसे मान लो होता है कि रोग होता है हर्पीस, नाम सुने हो आप लोगों को? हर्पीस नाम नहीं सुने हो? हर्पीस नसों में होता है। हर्पीस जब तक तुमको ठीक नहीं होगा, ठीक होने का चांसेस बोलते हैं हो जाता है, अब तो होना शुरू हो गया, लेकिन पहले बहुत पहले नहीं होता था। और हर्पीस रोग अगर हो एक बार तो नसों को फुलाता है, बस भाई, और नसों को फुलाना मतलब कितना दर्द होना समझ सकते हो। नसों में मेन तो दर्द नसों का है? नहीं, हर्पीस बोल रहे हैं, बहुत और भी बहुत सारे रोग हैं तो दर्द आप लोग देते हैं। हाँ, बस भाई, तो हर्षित राणा का केस है जो पहला है ना, कि इच्छा मृत्यु के मुद्दे पर भारत को सोचने पर मजबूर किया और पहला इच्छा मृत्यु दिया गया है। ध्यान रखना है हर्षित राणा को, ये कल का केस है या फिर परसों का केस है, ध्यान नहीं, कल परसों केस है। क्लियर हो गया मामला है? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है पहला बार इच्छा मृत्यु कब देगा, या फिर कोई हो सकता है इच्छा मृत्यु वाला कौन सा आर्टिकल में डाला गया है, एक इसका ये भी आ सकता है सर, फॉर्मूल वाला भी आ सकता है। फॉर्मूल तो आएगा ही आएगा, नहीं तो मजबूर है, बहुत ज्यादा कष्ट में है उसको, हाँ हाँ कष्ट में है उसको इच्छा मृत्यु की बात की जाती है। जो लाइफ लाइन पे जीता, हाँ जो लाइफ लाइन पे जीता है उसको। हम लोग को 3 वंश खत्म करना है यहाँ पर,
ठीक है। पहला वंश का नाम है पाल वंश, दूसरा वंश का नाम है सेन वंश और तीसरा वंश का नाम है गुज्जर या राजपूत वंश। ठीक है, तो हम लोग पाल वंश के बारे में देखेंगे। पाल वंश पढ़ाए थे, कितना पढ़ाए थे? बंगाल के हैं। पाल का अर्थ होता है रक्षक। फिर से देख लो, पाल का अर्थ क्या होता है? रक्षक। रक्षक किसके थे? गौ रक्षक कहा जाता है इनको। कौन रक्षक? गौ, मतलब गाय माता का रक्षक कहा जाता है इनको। ठीक है। संस्थापक का नाम है गोपाल। संस्थापक कौन है भाई? गोपाल है। ठीक है। दूसरा बात किया जाए, इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में। मुंगेर बिहार का स्थान है ना? राजधानी कहाँ थी? मुंगेर है। अगली बात किया जाए कि पाल वंश धर्म के लोग बौद्ध धर्म मानते थे, लेकिन बहुत बाद में मानना शुरू किए हैं। ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि पाल वंश के लोग बौद्ध धर्म मानते थे। लिखो, पाल वंश के लोग बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में कौन सा वाला? तो महायान वाला। बात समझाई? कौन वाला? महायान वाला। अब बात किया जाए तो इनके पहले जो शासक हैं गोपाल, उनके बारे में देख लेते हैं, है ना? गोपाल के बारे में देख लेते हैं। 750 से लेकर के 770 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है। पहला तो है ये संस्थापक हैं, और दूसरा इनकी कहानी ये है कि संस्थापक के बाद बोल सकते हो ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, हाँ, बिहार शरीफ वाला उदंतपुरी, है ना? बिहार शरीफ, हाँ, विश्वविद्यालय की स्थापना। भाई बिहार शरीफ तो लिख दिया। स्थापना किए हैं। उदंतपुरी जो है बिहार शरीफ का पुराना नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ रे, इनके अवशेष मिलता है। क्लियर? दूसरे व्यक्ति का नाम है धर्मपाल, हैं? दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? धर्मपाल। हाँ, धर्मपाल 770 से लेकर के 810 तक इनका कार्यकाल रहा है। 40 वर्ष कार्यकाल रहा है। ये 40 वर्ष में, है ना, बोला जाता है कि सबसे प्रतापी शासक ये रहे हैं और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक भी रहे हैं, है ना? सबसे प्रतापी शासक, दूसरा बौद्ध धर्म का संरक्षक भी रहे हैं। ठीक है। तीसरा, इसने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की है। पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दूसरा सोमपुरी महाविहार। लिखो, इन्होंने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा सोमपुरी महाविहार। सोमपुरी महाविहार, सोमपुरी, हाँ, भागलपुर जी, महाविहार। विक्रमशिला एंड सोमपुरी महाविहार, है ना? 2 जगह इन्होंने स्थापना की। हाँ, इन्होंने एक काम और किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिया।
200 गांव दान दिया। कहने का मतलब कि ये 200 गांव से जो टैक्स आएंगे ना भाई, ये कहाँ जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय में जाएगा। क्लियर? एक चीज और पढ़ा तुम लोग, जब दक्षिण पढ़ा रहे थे त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ाए थे तुम लोग को, है ना? तो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाला धर्मपाल था और वो जीता भी था, है ना? तो पहला त्रिपक्षीय युद्ध में विजयी, युद्ध में विजयी हुआ। हाँ, ये त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन सा था? तो पहला धर्मपाल, गोपाल बाबू से लड़ लेगा त्रिपक्षीय युद्ध में, है? तो प्रतिहार वंश वाला याद है? प्रतिहार वंश, और एक था राष्ट्रकूट वंश। कौन वंश? राष्ट्रकूट वंश का। त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है इसको। अगले व्यक्ति का नाम है देवपाल। अगले व्यक्ति का नाम क्या है? देवपाल। आठ सौ 10 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और 850 तक चलता है, लगभग 40 वर्ष से भी। क्लियर हो गए? इनके बारे में बहुत सारी चीजें मिलते हुए है ना, कि मुंगेर को राजधानी बनाया था देवपाल ने। मुंगेर को राजधानी बनाया। मुख्यतः ये जो वंश है आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, लेकिन बंगाल सटा हुआ है और मुंगेर भी सटा हुआ है, ध्यान रखना। है ना, देखो रहा मैप में, मुंगेर सटा हुआ है बंगाल से नजदीक में। भागलपुर, मुंगेर सटा हुआ है, और पश्चिम बंगाल है पूरब में। इन्होंने दूसरा काम किया, वो दंतपुरी मठ की स्थापना की। उदंतपुरी मठ की स्थापना की। उदंत गांव गांव, हाँ हाँ, गांव का जो टैक्स आएगा ना, तो राजा के पास ना जा करके वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाएगा। बस भाई, हाँ, जैसे पहले राजा लोग टैक्स लेते थे और वो टैक्स कहाँ पहुंचाते थे? राजा के पास, है ना, राजा के पास पहुंचाते। वो टैक्स कहाँ जाएगा? अब नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर हो गए? हाँ। अगला, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया। नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया, बनाने की अनुमति दिया। हाँ, और नालंदा को 5 गांव दान दिया। वही भानते। हाँ, और नालंदा का 5 गांव दान दिया। तो किसके आग्रह पर? है ना, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बालदेव, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव के आग्रह पर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 गांव दान दिया। इनके सेनापति का नाम है जयपाल। ठीक है, और हाँ, और इनके मंत्री का नाम है केदार मित्र। जयपाल और केदार मित्र, इनको 4 उपाधि मिली है। परम सौगात, परम भाटकर, है ना, 2 और है, परमेश्वर और महाराजा धीराज। हाँ हाँ हाँ, अब देखो इस यहाँ से हम बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। धर्मपाल को देखते हैं कि सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विक्रमशिला और सोमपुरी विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिया था ताकि नालंदा विश्वविद्यालय चलता रहे। इसके बाद आते हैं देवपाल। देवपाल जो थे
बंगाल से राजधानी लेकर के कहाँ आ गए थे? मुंगेर, बिहार के क्षेत्र में, ठीक है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जगह पर उदंतपुरी मठ की स्थापना की, जिसको तुम लोग मनीराम के अखाड़ा वाला मठ कहते हो। बस मई, वो मठ किसके द्वारा बनाया गया था? देवपाल के द्वारा। उसके बाद नालंदा में बौद्ध विहार, है ना। बिहार में रुकने का स्थान होता है, ध्यान रखना, हम लोग को बार बार बता रहे हैं, बिहार में रुकने का स्थान। हाँ, सराय मुस्लिम वर्ड है, और ये बिहार बौद्ध वर्ड, मतलब पाली वर्ड है, पाली भाषा के शब्द है बिहार। नहीं, मठ या धर्मशाला, धर्मशाला नाम सुने होगे, तो धर्मशाला बोलते थे, है ना। हाँ, या फिर मठ भी बोलते थे, ऐसा नहीं है, मठ भी बोलते थे, हाँ। और बिहार बोलते थे पाली भाषा में। बस मई, नालंदा विश्वविद्यालय को 5 गांव दान दिए, है ना। किनके कहने पर? तो बालपुत्र देव के कहने पर। बालपुत्र देव वहाँ के सचिव हुआ करते थे, है ना। सेनापति का नाम था जयपाल, मंत्री का नाम था केदार मित्र। देखो हर जगह पढ़ा रहे हैं तुम लोग को उपाधियां हैं, उपाधियां, और इनको 4 उपाधियां मिला था, परम सौगात, परम हाटकर, परमेश्वर और महाराजा धीराज। क्लियर हो गए? उसके बाद आते हैं महिपाल। हाँ, हालांकि बीच में जो है पाल वंश, बीच में जब कुछ मुस्लिम आक्रमण हुए तो वहाँ पर पाल वंश मतलब देखने को नहीं मिलता है। फिर महिपाल आते हैं, तो 988 से महिपाल का कार्यकाल खत्म। देखो 850 से लेकर के 988, लगभग 100 वर्ष बीच में पाल वंश का कार्यकाल। महिपाल लिखते हैं, रुको ना, महिपाल। नहीं, 988 से बीच में गैपिंग हुआ ना, मुगलों सॉरी मुस्लिमों का आक्रमण है, और कुछ राजा की कहानियां नहीं मिलेगी। महिपाल, ये 988 से इनका कार्यकाल चलता है, और लगभग 1038 तक, बहुत साल। देख 1038 कितना वर्ष हो गया रे? 12 इन्ने 38 ने 50 वर्ष का कार्यकाल इनका है। 12 ने हुआ ना, और 38 लगभग 50 वर्ष का कार्यकाल है। तो देखो दूसरा बोला जाता है, इनको द्वितीय संस्थापक के रूप में जानते हैं। बीच में गैपिंग हो गया था, तो दूसरा बार संस्थापक थे, उनका नाम था महिपाल। बस मई, तो एक पॉइंट ले सकते हो, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। बस मई, दूसरा पॉइंट बोल सकते हो, है ना। ये जो व्यक्ति थे चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल से पराजित हुए थे त्रिपक्षीय युद्ध में। बस मई, तो राजेंद्र चोल से त्रिपक्षीय युद्ध है, ट्राई सीरीज, 3 देश खेलता है ना ट्राई सीरीज, उसी को कहते हैं त्रिपक्षीय सीरीज। राजेंद्र चोल से पराजित हुआ। बस मागे, अगला व्यक्ति का नाम है रामपाल। रामपाल, इनका कार्यकाल है 1072 से लेकर के 1103 तक। बीच में फिर एक कार्यकाल खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर जो तुम लोग देख रहे हो 700 ईस्वी के बाद, सॉरी 800 ईस्वी के लमसम में, तो वहां पर मुस्लिमों का आक्रमण होने ज्यादा शुरू हो गए थे, हैं। और मुस्लिम आते पश्चिम से और पूरब की ओर जाने के सोचते, है ना। अगला पॉइंट, अंतिम कलिंग शासक, सॉरी अंतिम हाँ पराक्रमी शासक, अंतिम पराक्रमी शासक कह सकते हो इसको, है ना। इसने कलिंग पर नियंत्रण स्थापित किया। हाँ, इसने हाँ कलिंग पर नियंत्रण स्थापित किया। कलिंग पर नियंत्रण स्थापित किया मतलब, फिर ध्यान दे, कलिंग पर जब तक मौर्य वंश का शासन रहा है, उसके बाद फिर कलिंग अछूता रहा है। फिर गुप्त वंश आए, फिर और भी लोग आए, तो कलिंग पर आक्रमण उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन उड़ीसा का कलिंग समृद्ध जगह है व्यापार की दृष्टि से। बस मई, चलो अगला पॉइंट और देख लेते हैं,
हाँ, ये पहला राजा है पाल वंश का, इसने गंगा में जल समाधि ले ली थी, है ना। तो क्वेश्चन आता है ये कि पाल वंश का कौन सा राजा, फिर मगध का कौन सा राजा, सीधी से क्वेश्चन पूछेगा, मगध का कौन सा राजा जिसने गंगा में जल समाधि ले ली है। लिखो, इसने गंगा में जल समाधि ली। हाँ हाँ, जल समाधि मतलब जल में डूब करके अपने खुद से मृत्यु को प्राप्त करना। अभी तो बता रहे थे, पहले के लोग इच्छा मृत्यु वैसे ही करते थे, जल समाधि ले लिए, अन्न त्याग दिए। जैसे कहा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य है पहला राजा जो संलेखन विधि से उसकी मृत्यु हुई थी, भूखे रह के, अन्न त्याग करके। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, एक कितना बड़ा राजा, मरता कैसे है, संलेखन विधि से। इतना बड़ा राजा मरता कैसे है। कुछ कुछ लोग जो हैं, है ना, भूमि समाधि लेते हैं। हाँ, अपने आप को भूमि के अंदर, है ना, बहुत सारे होते हैं ना जो सन्यासी लोग होते हैं, है ना, उनकी मृत्यु को प्राप्त होने का रहता है, तो बोलते हैं कि हमको भूमि समाधि दे दिया जाए। अपना तपस्या करते 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 फिर धीरे धीरे साथ अपना छोड़ देते। अंतिम शासक का नाम है गोविंद पाल। हाँ, अंतिम शासक का नाम लिख लो, गोविंद पाल। बस मई। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पाल वंश का एक वैद्य का नाम बताओ, है ना, उसका नाम क्या है। यानी क्वेश्चन आएगा कि चक्र पनितद किस वंश के वैद्य थे, बहुत फेमस वैद्य रहे। एक वैद्य है पाल वंश के, चक्र पनिदत्त नाम है इनका, पाल वंश के सबसे फेमस वैद्यों में से एक रहे हैं, है ना। न्यूरो सर्जन ये भी थे, है ना, जीवक के जैसा, बात समझे। इन्होंने एक किताब लिखी, आयुर्वेद दीपिका। लिख लो, आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका नामक किताब लिखी, और ये ऐसे वैद्य हैं जो कि मिडाइवल हिस्ट्री के सबसे फेमस वैद्यों में आते हैं। एंसेंट हिस्ट्री सबसे फेमस वैद्य तुम लोग बता चुके हैं, धन्वंतरी, जीवक, नाम सुना दिए तुम लोग को, है ना। और ये जो है, बोल सकते हो मिडाइवल हिस्ट्री बोलो या फिर एंसेंट हिस्ट्री बोलो, लेकिन 712 के बाद तो मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री के पहले फेमस वैद्यों में से इनका नाम गिना जाता है। क्लियर है। डेट इनका नहीं मिलता है। पाल वंश में रहते थे, और पाल वंश के समय से ही, पाल वंश बंगाल में, ध्यान रखना, पाल वंश बंगाल में और बिहार में एक फैला हुआ वंश था, उसको पाल वंश कहते थे। क्लियर। बंगाल में था, बिहार में फैला था। बंगाल बिहार एक ही था पहले ना, बस मई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा पाल वंश समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश। तुम लोग को 3 वंश पढ़ना है, खत्म कर लेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग एंट्री मार लेंगे। ठीक है, चलो।